नमस्कार, मैं सीमा सक्सेना, प्रवक्ता समाजशास्त्र विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड से आपका अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 11 की समाजशास्त्र विषय के प्रथम भाग के दूसरे अध्याय समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग के भाग 2 पर चर्चा करेंगे। आज की हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु हैं सामाजिक स्तरीकरण, जाति, वर्ग, परिस्थिति और भूमिका, समाज व सामाजिक नियंत्रण। तो हम पहले बिंदु से चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहला बिंदु हमारा है सामाजिक स्तरीकरण। सामाजिक स्तरीकरण से तात्पर्य भौतिक या प्रतीकात्मक लाभों तक पहुंच के आधार पर समाज में समूहों के बीच की संरचनात्मक असमानताओं के अस्तित्व से है। तो सामाजिक स्तरीकरण का क्या अर्थ है? सामाजिक स्तरीकरण का अर्थ है कि ये भौतिक या फिर प्रतीकात्मक लाभ की पहुंच के आधार पर समाज के समूहों के बीच की जो संरचनात्मक असमानताएं हैं, उस असमानताओं से इसका निर्धारण होता है। अक्सर सामाजिक स्तरीकरण की तुलना धरती की सतह में चट्टानों की परतों से की जाती है। समाज को एक अधिक्रम जिसमें कई परतें शामिल हैं के रूप में देखा जा सकता है। इस अधिक्रम में अधिक कृपापात्र शीर्ष पर और कम सुविधापात्र तल के नीचे निकट है। सामाजिक स्तरीकरण की तुलना हम धरती की सतह की चट्टानों की परतों से करते हैं। हमने देखा है कि चट्टानें परतदार होती हैं, तो जिस क्रम में चट्टानों की परतें होती हैं, उसी क्रम में हमारे समाज के अंतर्गत एक अधिक्रम निर्धारित है। इस अधिक्रम के अंतर्गत जो अधिक कृपा पात्र लोग हैं वो शीर्ष पर होते हैं और कम सुविधा पात्र लोग जो हैं वो तल के निकट होते हैं, यानी कि ये सबसे निचले स्तर पर होते हैं। स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुरक्षा, शैक्षिक सफलता, कार्य में उपलब्धि और राजनीतिक प्रभाव, ये सभी अवसर व्यवस्थित तरीके से असमान रूप में वितरित हैं। इस स्तरीकरण के अंतर्गत ये जो सुविधाएं हैं, उन सुविधाओं को हम देखते हैं कि ये शक्ति और लाभ की ये सुविधाएं असमान रूप से वितरित हैं, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, दीर्घायु, सुरक्षा, शैक्षिक सफलता, ये सारी उपलब्धियां जो हैं वो असमान रूप से समाज के अंदर वितरित हैं। मानव समाजों में ऐतिहासिक रूपों में स्तरीकरण की 4 मूल अवस्थाएं मौजूद रही हैं: दास्ता, जाति, स्टेट और वर्ग। जो हमारा मानवीय समाज है, इस मानवीय समाज के अगर हम इतिहास को उठाकर देखें तो हम देखते हैं कि स्तरीकरण को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ये 4 जो इसकी अवस्थाएं थी, वो अवस्थाएं कौन कौन सी थी? तो अवस्थाएं थी हमारी दास्ता, जाति, स्टेट और वर्ग। दास प्रथा असमानता का चरम रूप है, जिसमें वास्तव में कुछ व्यक्तियों पर कुछ दूसरे व्यक्तियों का अधिकार होता है। ये कुछ कालों तक और कई स्थानों पर मौजूद रही, लेकिन विशेषकर ये ग्रीस और रोम जैसे देशों में और 18वीं और 19वीं शताब्दियों में संयुक्त राष्ट्र के दक्षिणी राज्य में दासता हमें दिखाई देती है। एक औपचारिक संस्था के रूप में चूंकि दास प्रथा समाप्त हो चुकी है, लेकिन हमारे देश भारत में अभी भी कहीं कहीं पे बंधुआ मजदूरी दिखाई दे जाती है, जो कहीं ना कहीं दास प्रथा का एक रूप है। सामाजिक स्तरीकरण की व्यवस्थाओं के रूप में जाति और वर्ग के विषय में हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसका उल्लेख यहाँ पे किया जा रहा है, जिसमें पहला हमारा बिंदु है जाति। जाति पर आधारित स्तरीकरण व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति पूरी तरह से जन्म द्वारा मिली हुई परिस्थिति पर आधारित होती है, न कि उन पदों पर जो व्यक्ति ने अपने जीवन में प्राप्त किए हुए होते हैं। तो जाति का तात्पर्य क्या है कि जाति के आधार पर जो स्तरीकरण है
इस स्तरीकरण के द्वारा व्यक्ति की स्थिति उसके जन्म से निर्धारित होती है, यानी कि व्यक्ति ने जिस जाति में जन्म लिया है उसकी स्थिति भी उसी के आधार पर आधारित होंगी, उन पदों पर व्यक्ति अपने जीवन में जो उसने प्राप्त किए होते हैं। परंपरागत भारत में विभिन्न जातियां सामाजिक श्रेष्ठता का अतिक्रम बनाती हैं। जो हमारा पुराना भारत था उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो जातियां थी उन जातियों का एक जो है सामाजिक क्रम में एक श्रेष्ठता निर्धारित है। जाति संरचना में प्रत्येक स्थान दूसरों के संबंध में इसकी शुद्धता या अपवित्रता के द्वारा परिभाषित था, यानी कि जो जाति जो संरचना है इस संरचना के अंतर्गत एक स्थान का संबंध दूसरे स्थान के साथ पवित्रता और अपवित्रता के साथ जोड़ा गया था। इसके पीछे यह विश्वास था कि पुरोहित जाति ब्राह्मण जो कि सबसे अधिक पवित्र है, बाकी सबसे श्रेष्ठ हैं, और पंचम जिनको कई बार बाह्य जाति कहा गया सबसे निम्न है। तो इस जातीय सोपान के अंतर्गत पुरोहित जाति जो कि ब्राह्मण जाति होती थी इसको सबसे अधिक पवित्र माना गया हमारे समाज के अंतर्गत, और इन्हें श्रेष्ठ माना गया है अन्य दूसरी जातियों से। और एक जो पांचवा समुदाय है उस समुदाय को जो है वो बाह्य जाति कहा गया है, जिसको कि सबसे निम्न श्रेणी में रखा गया है। इस परंपरागत व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का उल्लेख हमें मिलता है, और ये सारे वर्ण व्यवसाय आधारित होते थे, जिसे कि धीरे धीरे ये जाति में परिवर्तित होते गए और इन्हें जाति कहा जाने लगा। भारत में जाति व्यवस्था में समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन आए हैं। उच्च जातियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अंतःविवाह और अनुष्ठानों में निम्न जाति के सदस्यों की अनुपस्थिति आवश्यक मानी गई थी, लेकिन नगरीकरण के द्वारा परिवर्तन ने इसे चुनौती दी। इस विषय में AR देसाई का कहना है कि जो आधुनिक शहर हैं या आधुनिक जो उद्योग हैं इन्होंने इस असमानता को काफी हद तक दूर कर दिया है। जैसा कि हम देखते हैं कि होटल, बस, रेल इन सभी जगह पे हमें किसी प्रकार की असमानता दिखाई नहीं देती है। चूंकि परिवर्तन तो हुआ, भेदभाव कम हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये भेदभाव पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। ये जातीय भेदभाव आज भी हमें उपस्थित समाज के अंदर दिखाई देते हैं। अगला बिंदु हमारा है वर्ग। वर्ग का वर्णन करने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं। यहाँ हम मार्क्स, वेबर और प्रकारवाद के केंद्रीय विचारों का उल्लेख करेंगे। वर्ग को परिभाषित करने के लिए हम यहाँ पर मुख्यतः 3 समाजशास्त्रियों का उल्लेख करेंगे, मार्क्स, वेबर और प्रकारवादी। वेबर ने जीवन अवसर शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य बाजार क्षमता की सामर्थ्य के प्रतिफल और लाभ से है। वेबर ने समाज को परिभाषित करते हुए ये बताया है कि जीवन अवसर इस शब्द का वेबर ने प्रयोग किया है, यानी कि बाजार क्षमता की सामर्थ्य के अनुरूप इन्होंने वर्ग को विभाजित किया है। मार्क्स के सिद्धांत के अनुसार सामाजिक वर्ग की परिभाषा इस आधार पर होती है कि उस वर्ग और उत्पादन के साधनों के बीच क्या संबंध है। क्या भूमि अथवा कारखाने जैसे उत्पादन के साधनों के स्वामी कौन है? वे वस्तुओं को केवल अपने श्रम के स्वामी मानते हैं। इसके अलावा सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत प्रकारवाद की आस्था या समान पूर्व कल्पना के साथ आरंभ होता है कि कोई भी समाज वर्गहीन या संस्तरण मुक्त नहीं है। प्रकारवादियों का यह मानना है कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो वर्गहीन हो या फिर जहां पे समाज का स्तरीकरण ना किया गया हो। सामाजिक स्तरीकरण अनजाने में विकसित किया गया वह साधन है जिसके द्वारा समाज यह निश्चित करता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थितियों को जानबूझकर सबसे योग्य व्यक्तियों द्वारा भरा जाए। ये जो सामाजिक स्तरीकरण है कहीं न कहीं ये बताती है कि समाज के अंतर्गत
इसे जो इसका विकास किया गया है वो कहीं ना कहीं इस उद्देश्य से किया गया है कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों को जो है सबसे योग्य व्यक्ति समाज के अंदर उनको योग्य व्यक्ति का स्थान दिया जाए और उनके द्वारा जो है वो उच्च पदों को भरा जाए। इस प्रकार से हम जाति और वर्ग के अंतर्गत कुछ अंतर देख सकते हैं। इनके बीच पहला अंतर है, एक परंपरागत जाति व्यवस्था में सामाजिक अधिक्रम निश्चित व कठोर होता है और इन समाजों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। इसके विपरीत आधुनिक वर्ग व्यवस्था खुली है और उपलब्धि पर आधारित है। यानी कि जाति व्यवस्था का अधिक्रम निश्चित और कठोर होता है और ये समाज के अंतर्गत ये जाति व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है, जबकि वर्ग व्यवस्था एक खुली व्यवस्था है और ये उपलब्धि के आधार पर आधारित होती है। जाति जन्म आधारित होती है और वर्ग सामाजिक स्थिति आधारित, यानी कि आपने जिस जाति में जन्म लिया है आपके जन्म लेते ही आपकी जाति का निर्धारण हो जाता है, लेकिन वर्ग का निर्धारण जो आपकी स्थिति है, जो समाज में आपकी स्थिति है, उसके अनुसार आपका वर्ग निर्धारित होता है। जाति में खान पान, विवाह आदि के कठोर नियम होते हैं, जबकि वर्ग में नहीं। जाति के अंतर्गत हम देखते हैं कि यहाँ पे खान पान में परहेज किया जाता है, यानी कि उच्च जाति के वर्ग निम्न जाति के लोगों के हाथ का छुआ खाना नहीं खाते हैं, उनके हाथ का पानी वो नहीं पीते हैं। इसके अलावा विवाह भी जो है वो अपनी ही जातियों में की जाती है, जबकि वर्ग में इस तरह की कोई भी नियम नहीं है। जाति प्रजातंत्र एवं राष्ट्रवाद के प्रतिकूल है, जबकि वर्ग अनुकूल। ये जाति व्यवस्था जो है हमारे प्रजातांत्रिक देश के लिए और इस राष्ट्र के लिए प्रतिकूल साबित होते हैं, जबकि वर्ग इसके अनुकूल हैं। अगला बिंदु हम देखेंगे परिस्थिति और भूमिका। परिस्थिति समाज या एक समूह में एक स्थिति है। प्रत्येक समाज और प्रत्येक समूह में ऐसी कई स्थितियां होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी कई स्थितियों पर अधिकार रखता है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति एक समाज की या एक समूह की स्थिति होती है, जिसके अंतर्गत समाज और समूह की कई सारी स्थितियां होती है और प्रत्येक व्यक्ति जो है इस प्रकार की कई स्थितियों का अधिकार रखता है। परिस्थिति से तात्पर्य सामाजिक स्थिति और इन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से है। परिस्थिति का अर्थ क्या है कि ये व्यक्ति की सामाजिक स्थिति और इन स्थितियों से जुड़े हुए जो उसके अधिकार हैं, जो उसके कर्तव्य हैं, वो उसको बतलाती है। एक उदाहरण के द्वारा हम देख सकते हैं कि एक माँ एक परिस्थिति होती है जिसके आचरण के कई मानक होते हैं और साथ साथ निश्चित जिम्मेदारियां और विशेषाधिकार भी होते हैं। भूमिका परिस्थिति का सक्रिय या व्यवहारात्मक पक्ष है। परिस्थितियां ग्रहण की जाती हैं एवं भूमिका निभाई जाती है। भूमिका और परिस्थिति ये जो है ये एक व्यवहारात्मक पक्ष है। परिस्थितियां हम ग्रहण करते हैं जबकि भूमिकाएं हम निभाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि परिस्थिति एक संस्थात्मक भूमिका है या वह भूमिका है जो समाज में या समाज के विशेष संघों में से किसी में भी नियमित, मानकीय और औपचारिक होती है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कई विभिन्न परिस्थितियों को ग्रहण करता है। जैसे एक स्कूली छात्र के रूप में हम अपने अध्यापक के छात्र, पंसारी के लिए ग्राहक, बस चालक के लिए यात्री, सहोदरियों के लिए भाई या बहन और डॉक्टर के लिए मरीज हो सकते हैं। समाज जितना छोटा और सरल होगा, एक व्यक्ति की उतनी ही कम परिस्थितियां होगी। आधुनिक समाज में व्यक्ति की बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, जिसे समाजशास्त्रीय रूप में परिस्थिति समुच्चय का नाम दिया गया है। व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग परिस्थितियां ग्रहण करते हैं। एक पुत्र पिता बन जाता है, पिता दादा बन जाता है और फिर दादा एवं यह क्रम इसी तरह चलता रहता है। इसे परिस्थिति क्रम कहते हैं, क्योंकि
इसका अर्थ जीवन के अनेक चरणों में प्राप्त की गई परिस्थितियों से है जो एक क्रम में आती है। प्रदत्त परिस्थिति एक सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति जन्म से अथवा अनैच्छिक रूप से ग्रहण करता है। प्रदत्त परिस्थिति ये कैसी स्थिति है? एक सामाजिक स्थिति है जो व्यक्ति को जन्म से मिलती है और वो अनैच्छिक रूप से इसको ग्रहण करता है। प्रदत्त परिस्थिति का सामान्य आधार आयु, जाति, प्रजाति और नातेदारी है। प्रदत्त परिस्थिति का जो आधार है वो आयु, जाति और नातेदारी है। प्रदत्त परिस्थिति समाज के द्वारा परंपरागत समाज से ये चिन्हित होती है। दूसरी परिस्थिति हमारी अर्जित परिस्थिति है। अर्जित परिस्थिति वह सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी क्षमता, उपलब्धियों, सद्गुणों और चयन से प्राप्त करता है। अर्जित परिस्थिति हम किसे कहेंगे? ये स्थिति जो है एक सामाजिक स्थिति है और इसको व्यक्ति अपनी इच्छा और अपनी उपलब्धियों से इसे प्राप्त करता है। इसका सामान्य आधार शैक्षणिक योग्यता, आय और व्यवसायिक विशेषज्ञता है। यानी कि अर्जित परिस्थिति को प्राप्त करने के लिए हमारी जो शैक्षिक योग्यता है या आय, व्यवसाय, ये सभी जो है अर्जित परिस्थिति को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। आज के समाज में उपलब्धि के आधार पर सदस्यों को प्रतिष्ठा उनकी उपलब्धियों के आधार पर प्रदान की जाती है। हमने ये अक्सर सुना है कि आपको अपने आप को साबित करना है। परंपरागत समाज में इसकी परिस्थिति जन्म से परिभाषित और निर्धारित होती है। जैसा कि हमने पहले इस पे चर्चा की है, उपलब्धि पर आधारित आधुनिक समाजों में भी प्रदत्त परिस्थिति महत्व रखती है। परिस्थिति और प्रतिष्ठा अंतर संबंधित शब्द हैं। प्रत्येक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार और मूल्य होते हैं। परिस्थिति और प्रतिष्ठा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हर एक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार होते हैं। मूल्य किसी व्यक्ति से उसके कार्यों या उनके अनुपालन से नहीं बल्कि सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं। जो व्यक्ति के मूल्य होते हैं वे मूल्य किसी कार्य से नहीं बल्कि ये सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं। प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी परिस्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं। एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज्यादा होगी, चाहे उसकी आय कम ही क्यों ना हो। परिस्थिति या पदाधिकार से जुड़े मूल्य के प्रकार को प्रतिष्ठा कहते हैं। लोग अपनी भूमिकाओं को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार निभाते हैं, जो कि भूमिका को ग्रहण करना और भूमिका को निभाना है। लोगों की जो भूमिका होती है वो भूमिका सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार हमें निभानी होती है। जैसे जब हम दो या दो से अधिक भूमिकाओं को निभाते हैं उस समय जो है हमारी भूमिका बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि एक मध्यवर्गीय कामकाजी महिला का जिसे घर पर माँ तथा पत्नी और कार्यस्थल पर कुशल व्यवसायिक की भूमिका निभानी पड़ती है। यह एक सामान्य मान्यता है कि पुरुष भूमिका संघर्ष का सामना नहीं करते, लेकिन समाजशास्त्र आनुभाविक और तुलनात्मक दोनों विषयों में आता है, जो कि इस विषय में अपनी राय अलग रखता है। इसके अनुसार खासी, जो कि मातृवंशीय सत्ता है, यहाँ पे पुरुषों को बहुत अधिक भूमिका संघर्ष करना पड़ता है। भूमिका संघर्ष एक या अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता है। यह तब होता है जब दो या अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं। तो भूमिका संघर्ष की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब हम एक से अधिक भूमिकाओं का निर्वाह करते हैं और ये भूमिकाएं आपस में विरोधी अपेक्षाएं पैदा करती हैं। भूमिका स्थिरीकरण समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए अक्सर पुरुष कमाने वाला और महिला घर चलाने वाली रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को निभाते हैं। भूमिका स्थिरीकरण इसके अंतर्गत कुछ विशिष्ट भूमिकाएं हैं जो कि हम अक्सर ये देखते हैं कि हमारे भारतीय समाज के अंतर्गत पुरुषों को कमाने वाला और महिलाओं को
घर चलाने वाले के रूप में भूमिका को निभाना पड़ता है। सामाजिक भूमिकाओं और परिस्थितियों में अक्सर स्थिर और अपरिवर्तनीय रूप में देखा जाता है, जो कि गलत है। समाजीकरण द्वारा व्यक्ति सामाजिक भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं और उन्हें निभाना सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य कर्ता की भूमिका निभा सकते हैं। वे केवल निष्क्रिय वस्तु नहीं है जो निर्देशों की प्रतीक्षा करते हैं। यानी कि समाजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य कर्ता की भूमिका निभाता है और वो सिर्फ एक निष्क्रिय वस्तु नहीं है, बल्कि वो निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। व्यक्ति सामाजिक अंतःक्रिया की निरंतरता चलने वाली प्रक्रिया द्वारा सामाजिक भूमिकाओं को समझने और अपनाने लगते हैं। भूमिकाएं और परिस्थितियां न ही स्थिर होती हैं और न ही किसी के द्वारा प्रदान की जाती हैं। ये जो भूमिकाएं हैं, ये भूमिकाएं जो हैं स्थिर नहीं होती है और ना ही किसी के द्वारा ये भूमिकाएं दी जाती हैं। लोग भूमिकाओं और परिस्थितियों में जाति, प्रजाति अथवा लिंग पर आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हैं। वहीं दूसरी ओर समाज में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन परिवर्तनों का विरोध करते हैं। यानी कि जो भूमिकाएं हैं, वो भूमिकाएं और जो परिस्थितियां हैं, ये दोनों का निर्धारण जाति, प्रजाति या फिर लिंग पर होता है, जिसमें भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ समाज ऐसे हैं जो इन परिवर्तनों का विरोध करते हैं। उसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा भूमिकाओं का उल्लंघन करने पर उन्हें प्रायः दंडित किया जाता है। अतः समाज न केवल भूमिकाओं, परिस्थितियों के साथ बल्कि सामाजिक नियंत्रण के साथ भी कार्य करता है। नेक्स्ट बिंदु हमारा है समाज और सामाजिक नियंत्रण। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य सामाजिक प्रक्रियाओं, तकनीकों और रणनीतियों से है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियमित किया जाता है। तो सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य क्या है कि ये सामाजिक प्रक्रियाएं, तकनीक और रणनीतियों से है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियमित किया जाता है। अगला बिंदु हम समाज और सामाजिक नियंत्रण देखेंगे। सामाजिक नियंत्रण समाज में सामान्यतः सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाली संकल्पनाओं में से एक है, जिसका तात्पर्य है उन अनेक साधनों से जिनके द्वारा समाज अपने उपद्रवी सदस्यों को राह पर लाता है। प्रकारवादी समाजशास्त्रियों ने समाज को विशेष रूप से सामंजस्यपूर्ण समझा और विरोधी समाजशास्त्रियों ने समाज को मुख्य रूप से असमान, असंगत और अत्याचारी समझा। प्रकारवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य है व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग करना तथा समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्य और प्रतिमानों को लागू करना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य सामाजिक प्रक्रियाओं, तकनीकों और रणनीतियों से है जिसके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियमित किया जाता है। इसका अर्थ व्यक्तियों और समूहों के व्यवहारों को नियमित करने के लिए बल प्रयोग से और समाज में व्यवस्था के लिए मूल्यों व प्रतिमानों को लागू करने से है। इस मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करने के लिए सामाजिक नियंत्रण को दो भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 औपचारिक नियंत्रण और नंबर 2 अनौपचारिक नियंत्रण। जब नियंत्रण के संहिताबद्ध, व्यवस्थित और अनौपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं तो यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए कानून और राज्य। जब कभी नियंत्रण को हम संहिताबद्ध या व्यवस्थित तरीके से प्रयोग करते हैं तो यह नियंत्रण औपचारिक नियंत्रण कहलाता है, जिसका उदाहरण कानून और राज्य है। प्रत्येक समाज में एक दूसरे प्रकार का सामाजिक नियंत्रण भी होता है जिसे अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। औपचारिक नियंत्रण के अलावा समाज में एक दूसरा नियंत्रण भी होता है जिसे कि हम अनौपचारिक नियंत्रण कहते हैं। यह व्यक्तिगत, अशासकीय और असंहिताबद्ध होता है। इसमें मुस्कान, चेहरे बनाना, शारीरिक भाषा, आलोचना, उपहास, हंसी आदि सम्मिलित होते हैं।
तो अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत ये नियंत्रण हम मुस्कान के द्वारा या चेहरे बना के या किसी की आलोचना करके या हंसी करके या उसका उपहास उड़ा करके इस तरीके से हम जो है अनौपचारिक नियंत्रण करते हैं। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यम होते हैं, अर्थात परिवार, धर्म, नातेदारी आदि। यानी कि अनौपचारिक जो नियंत्रण है, इस नियंत्रण के जो माध्यम होते हैं जिनके द्वारा इस नियंत्रण का प्रयोग किए जाते हैं, वो मुख्यतः परिवार, धर्म और नातेदारी होती हैं। सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक या नकारात्मक हो सकते हैं। समाज के सदस्यों को अच्छे और अपेक्षित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। तो सामाजिक नियंत्रण दो प्रकार के हो सकते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर व्यक्ति कुछ अच्छा कार्य करता है तो उसको हम पुरस्कृत कर सकते हैं, और कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसे हम दंडित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सामाजिक नियंत्रण को हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में हम इसको ले सकते हैं। दूसरी तरफ नियमों को लागू करने के लिए और विचलन को राह पर लाने के लिए नकारात्मक स्वीकृतियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि सामाजिक नियंत्रण के लिए जो अन्य दूसरे नियम है उसके अंतर्गत विचलन की राह पर लाने के लिए हम नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। विचलन का तात्पर्य उन क्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्यों या आदर्शों के अनुसार नहीं होती हैं। विभिन्न संस्कृतियों या उपसंस्कृतियों में अंतर करने वाले मानकों और मूल्यों के रूप में इसे जाना जाता है। इसी प्रकार विचलन के विचार को एक समय से दूसरे समय में चुनौतियां मिलती रहती हैं और ये परिवर्तित होते रहते हैं। उदाहरण के लिए समाज के अंतर्गत अगर कोई महिला अंतरिक्ष यात्री बनने का सपना देखती है तो एक समय में उसकी आलोचना की जाएगी, लेकिन जैसे ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगी वही समाज उसकी प्रशंसा करने लग जाएगा। इस प्रकार के ये विचलन की स्थिति कहलाती है। तो आज हमने जिन बिंदुओं पे चर्चा की उसका हम मूल्यांकन कर लेते हैं। एक प्रश्न उठता है कि सामाजिक स्तरीकरण की तुलना किससे की जाती है। हमने जब ये चर्चा प्रारंभ की थी तब हमने सामाजिक स्तरीकरण को देखा था और उसमें ये जाना था कि सामाजिक स्तरीकरण की तुलना हम कैसे कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा था, सामाजिक स्तरीकरण की तुलना हम धरती की परतों की चट्टानों से करते हैं। जो चट्टाने की परतें होती हैं उसकी तुलना हम सामाजिक स्तरीकरण से करते हैं। दूसरा प्रश्न उठता है, सामाजिक नियंत्रण के लिए किन साधनों का प्रयोग किया जाता है। समाज के अंतर्गत वे कौन से साधन हैं जिसका प्रयोग आप सामाजिक नियंत्रण के लिए करेंगे। इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। हमने देखा कि समाज को नियंत्रित करने के लिए हम पुरस्कार और दंड, ये दो प्रकार के साधन का हम प्रयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आज हमने निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा की। उनमें प्रमुख है सामाजिक स्तरीकरण, जाति, वर्ग, परिस्थिति और भूमिका, समाज व सामाजिक नियंत्रण। इसी चर्चा के आधार पर आज के आपके गृह कार्य और अभ्यास है कि पता लगाएं कि घर का नौकर और निर्माण करने वाले मजदूर किस प्रकार भूमिका संघर्ष का सामना करते हैं। आपको ये पता करना है कि आपके घर में अगर कोई काम कर रहा है उसकी भूमिका और जो एक मजदूर वर्ग है उसकी भूमिका में क्या, दोनों के जीवन में क्या संघर्ष है, उनको किस प्रकार के संघर्ष का सामना करना पड़ता है, इस विषय में आप अपने विचार रख सकते हैं। आशा करती हूँ कि आज के चर्चा में जिन बिंदुओं को हमने शामिल किया वो बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे। अगले पाठ लेकर के मैं फिर पुनः आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।